हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन स्टैटिस्टिक्स टॉपिक्स। यहाँ पे स्क्रीन पे गिवन है। इन टॉपिक्स पे हम कवर करेंगे आज के एमसीक्यूज। यहाँ पर एक स्लाइड अबाउट द एजुकेटर, मैंने अपने बारे में अपनी क्वालिफिकेशन शेयर की है आप लोगों के साथ। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर। फटाफट इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देखिए क्या करता है, हमें डिस्क्राइब करके देता है, डाटा को समराइज करता है और प्रेजेंट करता है इन अ मीनिंगफुल वे। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। डिटेल आपके सामने स्क्रीन पर है, जब आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a researcher uses descriptive statistics to analyze students' marks in a class. Which of the following conclusions would be appropriate? अगर हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो हम डाटा को सिंपली डिस्क्राइब करेंगे, जैसा ऑप्शन नंबर ए में है, द एवरेज मार्क ऑफ द क्लास इज 72। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो फ्यूचर क्लासेस प्रिडिक्ट कर रहा है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो कोज्ड बता रहा है, कोजेशन एस्टेब्लिश कर रहा है, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो एवरेज मार्क्स बता रहा है ऑफ द स्टेट, तो ये डाटा को इन्फियर कर रहा है, तो ये भी यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का कंक्लूजन नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अ रिसर्चर सिलेक्ट्स 500 वोटर्स फ्रॉम अ सिटी ऑफ 5 लाख वोटर्स एंड प्रिडिक्ट्स द आउटकम ऑफ एन इलेक्शन बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्सेज। हम 500 वोटर्स के बेसिस पे पूरे 5 लाख वोटर्स के डाटा को इन्फेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। एग्जाम्पल किसका है ये? इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्टिंग्विशेस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स? करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। Descriptive statistics summarizes and presents data without making conclusions beyond the observed data. कोई conclusion नहीं create करता है ये। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, a data set contains the monthly incomes in rupees of employees in a company. ये इनकी रुपीज में इनकम है। Why would a measure of central tendency be useful in this situation? Central tendency देखिए आपके लिए क्या करके देगा। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। टू आइडेंटिफाई अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल पोजीशन ऑफ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये करेक्ट आंसर है। एक सिंगल वैल्यू जो इस पूरे डाटा को डिस्क्राइब कर सकती है, प्रेजेंट कर सकती है, समराइज कर सकती है, तो वो सेंट्रल टेंडेंसी ही होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अ रिसर्चर इज कंपेयरिंग द एवरेज इनकम ऑफ 2 cities. In one city, a few billionaires have extremely high incomes, while most residents earn moderate income. Mostly तो moderate कर रहे हैं, कुछ few हैं जिनकी extremely high है, that means वो outliers हैं। The researcher wants to choose an average that is not heavily influenced by these extreme values. Researcher का सोचना ठीक है कि जो हमारी average है वो हमारी एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट ना हो, तो यहाँ पर हमें बताना है विच असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एवरेज इज मोस्ट रेलिवेंट इन दिस सिचुएशन। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। करेक्ट आंसर ये रहा। आगे बढ़ेंगे 7th पे। While calculating arithmetic mean using the step deviation method, which of the following formulas is used? देखिए स्टेप डेविएशन मेथड हम कब यूज करते हैं? जब हमारी क्लास इंटरवल इक्वल क्लास की है और डाटा काफी बल्की है, न्यूमरस है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए हम स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करते हैं। उसमें हम क्या यूज करते हैं? एक एज्यूम्ड मीन लेते हैं और सिग्मा एफ यू यूज करते हैं। यू की वैल्यू देखिए मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। यू होता है मीन माइनस एज्यूम्ड मीन अपॉन एच। एच से डिवाइड करते हैं हर एक वैल्यू को, हर एक डाटा को, जिससे कि हमारा डाटा और ब्रीफ हो जाता है और शॉर्ट स्मॉल बन जाता है वैल्यू में। और बाद में उसको वैल्यू को निकालने के टाइम जब हम निकालते हैं मीन, तो एच से इनटू कर देते हैं। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें फॉर्मूला करेक्टली दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। द एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए इज 68 एंड एवरेज मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी इज 74। अब आपसे पूछा है कंबाइंड एवरेज बता दीजिए। कंबाइंड मीन बताना है आपको 50 स्टूडेंट्स का। कंबाइंड मीन निकालना बहुत आसान है, अगर आपको फॉर्मूला टाइमली याद आ जाए। नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स इन ग्रुप 1 इंटू मीन 1, मीन ऑफ ग्रुप 1 प्लस नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स या ऑब्जर्वेशन इन ग्रुप 2 इंटू मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप डिवाइडेड बाय
दोनों की ऑब्जर्वेशन का सम, जो कि यहाँ पे 50 रहने वाला है। फॉर्मूला में अगर वैल्यू पुट कर दे तो हम सॉल्यूशन पे पहुंच जाएंगे 70.4, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ 5 एम्प्लॉयज इज 40,000, 4 एम्प्लॉयज अर्न बिटवीन 35,000 एंड 45,000। 4 एम्प्लॉयज तो इसी रेंज में हैं, वाइल 1 एम्प्लॉय अर्न्स ₹2 लाख। इसकी रेंज तो बहुत ज़्यादा है, ये तो काफ़ी मतलब रेंज से बहुत बाहर चला गया, आउटलायर है ये। विच लिमिटेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड हेयर। तो यहाँ पे लिमिटेशन कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अ सिंगल एक्सट्रीम वैल्यू कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द रिजल्ट। करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा। क्वेश्चन 10 पे आ जाते हैं। इफ फॉर अ डेटा सेट AM इज इक्वल टू GM इज इक्वल टू HM। यहाँ पे AM क्या है? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। देन द ऑब्जर्वेशंस आर। हमें पता है कि जनरली एक डेटा सेट में AM, GM और HM का रिलेशनशिप क्या होता है? AM इज ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM। AM सबसे बड़ा होता है, लेकिन अगर ये तीनों इक्वल आ रहे हैं आपस में, दैट मीन्स हमारे जो ऑब्जर्वेशन है दे ऑल आर इक्वल। ये बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जरूर से याद रखेंगे कि सभी वैल्यूज अगर इक्वल होती हैं ओनली देन AM, GM और HM इक्वल आ सकते हैं। A student calculates the 3 averages for a data set and obtains the values 20, 16 or 12. Correct. Which of the following is most likely the arithmetic mean? इसमें से arithmetic mean कौन सा हो सकता है? हम जानते हैं मीन बड़ा होता है, फिर मीडियन और फिर मोड। वैल्यूज इनके बीच में ये रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ जो सबसे बड़ी वैल्यू थी, देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू थी। 20, 16 और 12। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 20। तो ये 20 ही है जो अर्थमेटिक मीन है। ऑप्शन नंबर सी 20 करेक्ट। आते हैं 12th पे। अर्थमेटिक मीन AM दिया हुआ है 12, हार्मोनिक मीन दिया हुआ है 3। तो आपको बताना है ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। अगर हमें इनका रिलेशनशिप पता है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, GM का स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM। तो हम आराम से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वैल्यूज को बस पुट करना है और GM की वैल्यू को डिराइव कर लेना है। GM का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। एक शॉर्ट मैसेज आप लोगों के सामने, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली और अपडेट्स मिल जाए। यह तो एक छोटा सा पोर्शन हमने कवर किया स्टैटिस्टिक्स का, अभी इसके और भी पार्ट्स आएंगे जिसमें हम फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे और ऐसे ही MCQs डिस्कस करेंगे। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 13, द मीन एंड मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन आर 25 एंड 22 रिस्पेक्टिवली। इसमें मोड क्या होगा? इसमें भी हमने एक फॉर्मूला को याद रखना है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। अगर हम वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो आंसर निकल आता है मोड इज 16 मोड इज 16 और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा बन रहा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या ले लिया? बी ले लिया। बी नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा 16। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन जो यहाँ पर गिवन है ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। वाइल डिटरमाइनिंग द मोड ग्राफिकली यूजिंग अ हिस्टोग्राम। यहाँ पे एक MCQ तो यही बन गया कि हम मोड को किससे निकालते हैं? हिस्टोग्राम से निकालते हैं। आफ्टर ड्रॉइंग द 2 डायगोनल लाइंस इन द मॉडल क्लास द मॉडल वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय। मॉडल वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं? मैं आपको ग्राफ में पहले शो करती हूँ। मैंने ग्राफ का यहाँ पे लिया है इमेज। यहाँ पर देखिए, जब डायगोनल्स को हम इंटरसेक्ट करा देते हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे। वो जहाँ पर एक्स एक्सिस को मीट करता है वो हमारा बन जाता है मोड। जैसे ये 30 और 35 के बीच में आ रहा है तो मोड आ गया यहाँ पर 35। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स टू द एक्स एक्सिस। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें जो डेटा वैल्यूज हैं वो मीन के अराउंड, सेंट्रल वैल्यू के अराउंड ही हैं, कोई एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं है। द मीन इज 45, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मोड? हम जानते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। तो जो मीन की वैल्यू है वही मोड की वैल्यू है, 45 ही आंसर होगा। 16th, which of the following is a major reason why range is widely used in statistical quality control? हम क्यों यूज करते हैं क्वालिटी कंट्रोल में? क्योंकि रेंज हमें
हेल्प करता है कि हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, कितना वेरी कर रहा है, क्वालिटी कितनी वेरी कर रही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग आर चार्ट्स। अभी आर चार्ट्स क्या है? रेंज चार्ट्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 17th पे आ गए हम। इफ Q3 इज इक्वल टू 180 एंड Q1 120 देन द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन का फॉर्मूला अगर याद आ जाए टाइमली तो इसका सॉल्यूशन तो बहुत आसान है, बस वैल्यूज को पुट करना है Q3 और Q1 की जगह पर और सॉल्यूशन निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, द क्वार्टाइल डेविएशन QD ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 12, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। इनका रिलेशनशिप हमें याद रखना है। देखिए मैंने यहाँ पर एक इमेज यहाँ पर एडिट कर दी है कि 6 टाइम्स क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 5 टाइम्स मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन। 6, 5, 4 Q, M और S इस तरीके से याद कर लेंगे। तो वैल्यूज बस यहाँ पर पुट करनी है। जो QD की वैल्यू है पुट कर दो 6 के साथ, SD की वैल्यू है जो 4 के साथ पुट कर दी, तो हमारा जो सोल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा 18। करेक्ट ऑप्शन 18 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। AR बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन दी हुई है मीन डेविएशन इज नॉट सुटेबल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। ये बात बिल्कुल सच है, हम इसको फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। रीजन इसके लिए क्या दिया है देखते हैं, अप्रोप्रिएट है कि नहीं या ट्रू है भी कि नहीं। मीन डेविएशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग द एब्सोल्यूट डेविएशंस, एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशंस वेयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस आर इग्नोर्ड। ये बिल्कुल फैक्ट है कि हम जब मीन डेविएशन निकालते हैं तो मॉडल वैल्यू लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं, और यही इसका करेक्ट रीज़न है कि इसी वजह से, क्योंकि वो सुटेबल नहीं है फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बन जाएगा, दोनों करेक्ट हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आज के सीरीज का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में 4 स्टेटमेंट दे दी हैं और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से फॉल्स कौन सी है, 1 बाय 1 कंसीडर करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। हम स्टैंडर्ड डेविएशन की जब थ्योरी पढ़ते हैं ना तो यही इसकी डेफिनेशन हम याद करते हैं एज इट इज। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, फॉल्स नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर सिग्मा, ये भी बात बिल्कुल सच है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो नोन एज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, करेक्ट। इसका दूसरा नाम रूट मीन स्क्वायर डेविएशन ही तो होता है। अब आते हैं, एक स्टेटमेंट बची है, यही गलत होगी। वेरिएंस इज द स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, नहीं ये बात गलत है। वेरिएंस तो उसका स्क्वायर होता है, वेरिएंस बड़ी वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 4 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा करेक्ट, क्योंकि जो वेरिएंस होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन बन गया ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। चलिए आज की सीरीज में हमने 20 बड़े अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आप आने वाली और सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में।